हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि कल मैंने नया चैप्टर यानी पिछले वीडियो में मैंने एक नए चैप्टर का डिस्कशन किया था आपसे, अम्ल, क्षार और लवण को लेकर, जिसमें मैंने एक परिभाषा आपको बताई थी आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की। ठीक, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। तो हो सकता है आप सभी लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम ना रही हो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उसका जो क्वेश्चन होता वो कमेंट बॉक्स में मिलता मुझे। दूसरी बात, वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखा कीजिए ताकि जो इसमें क्वेश्चंस दिए जाएं उसके आंसर्स मिला करें मुझे, तब मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो को सही ढंग से देख रहे हैं और तब मैं उसी तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूं। अच्छा, तो देखिए कल का जो टॉपिक था वो अम्ल और क्षार को लेकर था, जिसमें मैंने आर्हीनियस की बात की थी और ब्राउन-लॉरी की बात की थी। दो वैज्ञानिकों के अनुसार मैंने परिभाषा को बताया हुआ था और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे। मैं इसको रफली एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि आर्हीनियस के अनुसार जो परिभाषा बताई गई थी वो ये थी, ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। दूसरी जो मैंने बताई थी परिभाषा ब्राउन-लॉरी के अनुसार वो ये थी कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन का अर्थात जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये आर्हीनियस और ब्राउन-लॉरी की डिफिनेशन हमने पिछली वीडियो में बताई हुई थी। साथ में इसका एग्जांपल दिया, जो लोग ना देखे हो वो पीछे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस नीचे वीडियो के अंत में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, वीडियो में देखिए जैसे जो भी हमने डिफिनेशन आपको बताई हैं उनको आप एक बार रिवाइज किया कीजिए, साथ साथ अपनी नोटबुक पे उसमें नोट भी किया कीजिए। तो एक मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्षार और क्षारक पे डिफरेंस है ना। क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या होता है इसकी डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी लोग इसके कमेंट बॉक्स मतलब इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो में जो आपको अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। ठीक है, जिसको अगर नहीं पता है वो इस लेक्चर का मतलब जो इसके पहले लेक्चर आपको दिया गया है उसका वीडियो आप एक बार विजिट करें। ठीक, अब देखिए जो आज का टॉपिक है हमारा, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में, मीन्स संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। देखिए यहां पे जो बात की जा रही है उसका मेन क्या है, संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार ना। संयुग्मी का अर्थ होता है जो उसके साथ लगा हुआ युग्म हो। यदि मैं साधारण भाषा में बात करूं, आपको जिस बात की जानकारी है उसको लेकर मैं बात करूं, जिसे मैं अगर पूछूं दिन का उल्टा क्या होता है, तो आप कहते हैं रात ना। लड़की का लड़का, भाई जस्ट अपोजिट समझिए। कॉन्जुगेट का अर्थ भी इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही आप कह सकते हैं। मैं यहां ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि जैसे संयुग्मी अम्ल कहा गया, तो संयुग्मी अम्ल किसका मिलेगा, क्षार का होगा। तो जो क्षार रहेगा उसके द्वारा जब आप फॉर्म करेंगे जो नया सदस्य बनेगा वो कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। यानी कि संयुग्मी अम्ल का फॉर्मेशन होगा किससे, क्षार से होगा। संयुग्मी क्षार का फॉर्मेशन किससे होगा, बताओ सब लोग। संयुग्मी क्षार का फॉर्मेशन किससे होगा, संयुग्मी क्षार का निर्माण किस पदार्थ से होगा, तो भाई अम्ल से होगा ना। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा कि संयुग्मी अम्ल का निर्माण क्षार से हो रहा है,
तो संयुग्मी क्षार का निर्माण किससे होगा? अम्ल से होगा। ठीक, अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे जो है, हम आपको पीछे बता चुके हैं कि अम्ल कौन से होते हैं। अम्ल कौन से होते हैं? ब्रोंशोलोरिकल सा बताया गया था, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब भाई देखिए, अगर वो प्रोटॉन का त्याग कर रहा है तो कोई ना कोई तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, कोई ना कोई तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला होगा वहां पे ना उस सोल्यूशन में। तो क्या होगा? जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा था वो तो हुआ क्षार। ग्रहण करने के बाद जो कंपाउंड बना, ग्रहण करने के बाद जो कंपाउंड बना हमारा, अब उसमें क्या होगा? पहले से एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, पहले से एक प्रोटॉन क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसमें एक प्रोटॉन की वृद्धि हो जाए। जिस पदार्थ में एक प्रोटॉन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। बात मेरी समझ रहे सब लोग? देखिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। H2O प्लस H2O, मैंने एग्जाम्पल पीछे दिया था, ये वीडियो देख सकते हैं आप। H2O प्लस H2O, अब मैंने क्या किया यहाँ पे? H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ध्यान दीजिए, इसमें से एक प्रोटॉन निकल गया, इस प्रोटॉन को इसने ग्रहण कर लिया। भाई ये अभी अम्ल है, हमने माना ऐसा, ये है हमारा क्षार। अब बताओ, इस वाले अम्ल से एक प्रोटॉन यहां कम है कि नहीं है? एक H प्लस कम है ना, तो जिसमें एक प्रोटॉन की कमी होगी, एक प्रोटॉन कम होगा दिए गए पदार्थ से, वो उसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार कहलाएगा। आपने ये तो कहा भाई कि संयुग्मी क्षार का निर्माण किससे होगा? अम्ल से ही तो होगा, और संयुग्मी अम्ल का निर्माण किससे होगा? क्षार से होगा। यार इसका मतलब क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल कौन हुआ मेरा? संयुग्मी अम्ल वो हुआ जिसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिसमें एक प्रोटॉन क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसमें एक प्रोटॉन कम होगा वो संयुग्मी क्षार कहलाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा? संयुग्मी अम्ल हुआ, संयुग्मी अम्ल हुआ। समझ रहे हैं ना सब लोग? भाई इसने प्रोटॉन ग्रहण किया था, ये क्षार हुआ, इसने त्याग किया था, अम्ल हुआ। तो जिसमें जो पदार्थ आपको दिया जा रहा है उससे एक प्रोटॉन अगर कम हुआ तो आपका संयुग्मी क्षार कहलाएगा, और अगर एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो यही परिभाषा है इसकी। जैसे देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि HSO4 निगेटिव है, अब अगर मैं इसका जो कंपाउंड यहां तैयार करूं वो सपोज करो मैंने ऐसा बना दिया, इस तरह से, तो देखो पहले इसमें क्या हुआ? एक प्रोटॉन यहां से निकल गए, एक प्रोटॉन यहां से निकल गए ना, तो ये किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? अम्ल के जैसा। किसके जैसा व्यवहार कर रहा है भाई? ये अम्ल के जैसा कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन इसने निकाल दिया है ना। तो अभी HSO4 निगेटिव कैसा व्यवहार कर रहा है? हाँ बताओ सब लोग? अम्ल के जैसा कर रहा है ना। अब देखो, इसी HSO4 को अब मैं H2O के साथ लगा रहा हूं, तो देखिए H3O पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव। अब ध्यान दो, इसमें से क्या एक प्रोटॉन कम हो गए हैं, एक प्रोटॉन क्या हुए? कम हो गए। तो जब एक प्रोटॉन कम हो गया तो क्या हुआ? संयुग्मी क्षार। ये वाला भाग क्या होगा? संयुग्मी क्षारित होगा। बोलो सब लोग। और ये वाला क्या होगा? इसमें देखिए एक प्रोटॉन की वृद्धि हो गई, एक प्रोटॉन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जिस पदार्थ में एक प्रोटॉन की वृद्धि होगी, एक प्रोटॉन की क्या होगी? वृद्धि होगी, वो क्या होगा? संयुग्मी अम्ल होगा, संयुग्मी अम्ल होगा। और जिसमें एक प्रोटॉन की कमी होगी वो संयुग्मी क्षार होगा। बात समझ में आ रही सबको? एक बार देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इससे रिलेटेड, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, और हाँ इसका सिर्फ बनाना है आपको ना, जो इसका भाग है जो बना सकते हैं आप। जैसे एक देखिए, पहला एग्जांपल है आपके पास अमोनिया का, इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा? संयुग्मी क्षार क्या होगा? ये बनाना है आपको खुद से। दूसरा आपके पास है यहां HCOOH निगेटिव, फॉर्मेट आयन कहता है, HCOO निगेटिव फॉर्मेट आयन कहलाता है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे, बोल लेते हैं
चलिए एक एग्जांपल है और देख लेते हैं। CH3COOH प्लस H2O का, इसका कंप्लीट करके बताना है आपको। ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार जिसका बन सके, है ना। जैसे इसमें जो संयुग्मी अम्ल है या संयुग्मी क्षार जिसका फॉर्मेशन कर सके आप, अमोनिया का जो संयुग्मी अम्ल या क्षार होगा उसको बनाना है, और इसमें कौन संयुग्मी अम्ल है कौन संयुग्मी क्षार होगा ये आपको बताना है। तो ये तो था संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को लेकर के परिभाषा। अब आज जो अगली टॉपिक होगी हमारी वो है लुईस क्षार को लेकर के। किसको? लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ये भी मैंने 2 वैज्ञानिक के बताए थे, एक ब्राउनस्लो की और एक आर्नियस की। आज जो बताने चल रहा हूँ वो लुईस का बताने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए लुईस, उनकी वैज्ञानिक का नेम है सबको पता है, लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड बेस। तो देखिए क्या होगा, लुईस एसिड एंड लुईस बेस की बात कर रहा है। तो जो भी परमाणु या परमाणु का समूह होगा, यानी किसी परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का, किसका? इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का यदि त्याग किया जाता है, क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है, तो उसे आप कहते हैं लुईस क्षार। जो परमाणु या परमाणु समूह होता है, अगर वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर रहा है, तो वो कहलाएगा लुईस क्षार। जो त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। जो त्याग कर रहा है ना, तो जस्ट अपोजिट जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। भाई तो परिभाषा समझ में आ रही है आपको? क्या कहा आपने कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। सीधा यहाँ पे स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो वो कहलाएगा लुईस अम्ल, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो डोनर होता है, वो कहलाएगा लुईस क्षार। बात आ रही समझ में सबको? हाँ, क्या कहा आपने कि जो सदस्य क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जो ग्रहण करेगा वो लुईस अम्ल, जो त्याग करेगा वो क्या? लुईस क्षार। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए NH3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। अब अगर मैं यहां बात करूं H+ को लेकर, ठीक, तो भाई देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसे इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। इसे इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है अपना बाहर, जो इसका बाहरी कोष है उसे पूरा करने के लिए। बाहर का जो इसका कोष है उसे पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी अस्थायी होगा ये। भाई चूंकि इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है भी नहीं है, आप त्याग कर चुका है। और ये क्या कर सकते, देखिए अगर ये अपना इसके पास जो है लोन पेयर, ये तो बॉन्ड कहीं बना नहीं रहे, तो ये क्या कर सकते हैं? ये डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये डोनेट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हुए? क्षार हुए। और ये ग्रहण कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? हम यहाँ फॉर्मेशन हो गया NH4+ का। समझ पा रहे हैं आप सब? बात क्या यहाँ पर आई? जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इसी को लेकर के। NH3 हमने लिया और यहां ले लिया BF3, ठीक। अब देखिए बोरान के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, तो ये इसको डोनेट कर सकता है।
जो डोनेट कर रहा है वो क्या, क्षार, और जो गेन कर रहा है वो क्या, अम्ल। कंपाउंड यहां बना आपका देखिए इस तरह से NH3, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है वहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं आगे से, पिछली क्लास में बताया गया। तो NH3 और यहाँ का बॉन्ड बना क्या, BF3 का। तो यहाँ लुईस अम्ल कौन हुआ, BF3, और लुईस क्षार कौन हुआ, NH3। ठीक है, तो फिर से समझ में आई यहाँ पे। तो तीन राइटर यहाँ पे, तीन साइंटिस्ट के अनुसार आपको बताई गई, एक आर्हीनियस का, एक ब्राउनस्टेड लॉरी का, और एक कौन सा, लुईस का। तीनों डिफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला आपको बताया गया था कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, आर्हीनियस के अनुसार। ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार क्या बताया गया था कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और तीसरा आपको बताया गया कि किसी भी पदार्थ के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, तो वह लुईस अम्ल कहलाता है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, देने वाला है वहां पे, तो लुईस क्षार कहलाता है। ठीक, तो अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे था वो आपको बताया गया। और इस अम्ल और क्षार के माध्यम से आप यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा भी, पीएच से संबंधित, पीएच मान से संबंधित, वो आपको यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ उसे थोड़ा सा, कि अगर अम्ल की बात जब नहीं की जाएगी तो उसके पीएच का जो मान होगा वो हमेशा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और अगर क्षार की बात होगी तो उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 7 से कम हो रहा है तो अम्ल, 7 से ज्यादा हो रहा है तो क्षार, 7 आ गया तो उदासीन। ठीक है ना। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया अम्ल और क्षार को लेके बताया, उसमें 3 वैज्ञानिक के नाम बताया मैंने, एक आर्हीनियस के, दूसरे ब्राउनस्टेड लॉरी के, और तीसरे लुईस के। ठीक है, तो इन तीनों की जो भी डिफिनेशन आपको बताई गई है, इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल, मतलब लुईस अम्ल, लुईस क्षार के ढूंढ के कहीं से भी, बाकी इस से आप कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ब्राउनस्टेड और लॉरी का, और तीसरा आर्हीनियस का। एक एक एग्जाम्पल सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करके इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले